राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद सभी लोग हैं। अगर राष्ट्र की बात करें और आपने जैसे अभी विषय के बारे में चर्चा करना शुरू किया कि कौशल विकास देश की प्राथमिकता बन गई है। हमारा देश सबसे युवा देश है। हम अगर अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने जाते हैं तो हम सभी देशों के मुकाबले सबसे जवान देश है और हमारी यूथ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। इनको अट्रैक्ट करने के लिए, इनको एंगेज करने के लिए, जैसे स्टार्टअप्स हो, उद्योग की नीति हो, या आप बोल सकते हैं नए इनोवेशन है, इंक्यूबेशंस है। तो इसी सभी पॉलिसीज को देखने के लिए हमें कोई तो भी सक्षम नेतृत्व चाहिए। और आज देश की ज़रूरत राजनीतिक हो, सामाजिक हो, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हो, ये सभी ज़रूरतें चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। जैसे सिंपल एग्जांपल लिया जाए, 15 साल पहले, 10 साल पहले हम कीबोर्ड वाला फ़ोन यूज़ करते थे। पिछले कुछ समय से जो चुनावी मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब बदलना शुरू हो गए हैं, जिनमें कि अगर हम लोग मुख्य तौर पर बात करें तो अब स्किल्स के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। स्किल्स के ऊपर बात इसीलिए भी हो रही है कि अगर आप आज से 10 साल पीछे जाएंगे तब आपको दिखेगा कि हर एक जगह पर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे और बिल्कुल एक भेड़चाल की तरह पर वहाँ पर बच्चे भर्ती होते जाते थे एंड इवेंचुअली उनके अंदर शायद वो स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए आज की तारीख में स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, प्लस इंडस्ट्री रेडी बच्चे हैं नहीं हैं उसको लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र हमारे साथ आज जो शख्सियत जुड़ी है वो उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि उनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं स्किप कर जाऊंगा। तो सीधी सी बात यहीं से शुरू करते हैं। पाटिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सर, दर्शक बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव रहते हैं जी। जिस तरह के कि मैंने आपकी प्रोफाइल्स देखी हैं और जो चीज़ें देखी हैं, इस पोजीशन पर बैठकर कभी आपको इच्छा नहीं होती कि आप पॉलिटिक्स में जाओ? क्योंकि अभी तो आप एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं के भी संपर्क में आप भरपूर रहते हैं। जी। प्लस आप आए भी महाराष्ट्र से हैं, फिर मध्य प्रदेश में आप सक्रिय हैं और जितना मैंने सुना सर आप काफी अच्छे सक्रिय हैं। सर, कभी इच्छा नहीं होती कि पॉलिटिक्स में जाएं? नहीं, पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा रहना स्वाभाविक है। हाँ। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अवसर युवाओं को दिए हैं राजनीति में, जैसे कई मिनिस्टर्स अभी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कई मिनिस्टर्स हैं जो कॉरपोरेट से आए हैं। तो एक लगता है कि देश को एक सशक्त नेतृत्व मिले और देश के लिए जो युवा काम करना चाहते हैं और देश की प्रगति में भी उनका एक सहभाग हो, बड़े लेवल पे हो। तो आपने जो बात छेड़ी है कि स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा गोल है सरकार का। स्किल डेवलपमेंट में आप देखने जाओगे तो देश हर बार जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो देश का गौरव हो रहा है। पहले कोई प्रधानमंत्री आए और गए तो उतना इंफॉर्मेशन सबको नहीं मिलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी बड़े लेवल पे अभी है तो सभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही करिज्मेटिक है। तो मैं जब देखता हूँ प्रधानमंत्री जी को और उनके जो उद्देश्य है देश के प्रति, और मैं खुद बिलीव करता हूँ राष्ट्र प्रथम पॉलिसी पे। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद सभी लोग हैं। अगर राष्ट्र की बात करें और आपने जैसे अभी विषय के बारे में चर्चा करना शुरू किया कि कौशल विकास देश की प्राथमिकता बन गई है। हमारा देश सबसे युवा देश है। हम अगर अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने जाते हैं तो हम सभी देशों के मुकाबले सबसे जवान देश है और हमारी यूथ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। इनको अट्रैक्ट करने के लिए, इनको एंगेज करने के लिए, जैसे स्टार्टअप्स हो, उद्योग की नीति हो, या आप बोल सकते हैं नए इनोवेशन है, इंक्यूबेशंस है। तो इसी सभी पॉलिसीज को देखने के लिए हमें कोई तो भी सक्षम नेतृत्व चाहिए। और आज देश की ज़रूरत राजनीतिक हो, सामाजिक हो, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हो, ये सभी ज़रूरतें चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। जैसे सिंपल एग्जांपल लिया जाए, 15 साल पहले, 10 साल पहले हम कीबोर्ड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, वो नॉन स्मार्टफोन था। अभी हम टच पैड पे चले गए, आईपैड पे चले गए। तो उसी तरह राजनीति की भी ज़रूरतें बदल रही है। जैसे कोई दिल्ली में किसी को रिप्रेजेंट करना है
लोकसभा में जाना है या राज्यसभा में जाना है, तो वहाँ एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जो रहेगा वो देश के विषयों को, पॉलिसीज को, रिसर्च के बारे में वो उसमें बात कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से भी बात कर पाएगा, अच्छे से बात कर पाएगा और उसको एक संवैधानिक रचना में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसके लिए बात कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि युवा राजनीति में आए और देश के कार्य में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। सर, एक आत्मनिर्भर भारत का सर आपके साथ बहुत संबंध रहा है गहरा। जी जी। और फिर वहीं से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जितना महसूस होता है, स्किल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं वहीं से निकला, क्योंकि भारत को जब हम आत्मनिर्भर करने की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्किल डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क की तरह आता है। जी सर, आत्मनिर्भर भारत से हम शुरू करते हैं। सर, वो टर्म हमारे दिमाग में कहाँ से आया, प्लस कैसे उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, और उसमें मोदी जी की कितनी सहभागिता थी, प्लस आपने उसमें किस तरीके से अपना योगदान दिया? देखो, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा मिशन है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी प्लेटफॉर्म से बताया कि हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम सबसे बड़ा डेवलपमेंट कंट्री बनने जा रहे हैं, और जिसको हमारे भाषा में बोला जाता है, आम जनता की भाषा में, कि हम विश्व गुरु बनने के उस प्रवास में निकल पड़े हैं और प्रधानमंत्री जी दिन रात उसमें लगे हैं। तो हमारा भी एक गिलहरी के नहीं छोटा सा योगदान था। आत्मनिर्भर संकल्पना ये बहुत बड़ी संकल्पना है। इसका जो कोर एरिया था कि रोजगार और स्वरोजगार का निर्माण हो। पहले के जो अभी तक की सरकार हुई जिन्होंने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, जैसे भारत का अगर प्राचीन इतिहास आप 2000 साल 1500 साल का हम देखेंगे, हम कई बार हमने भाषणों में, स्कूल में, या हम जब बचपन में ऐसे लिखते थे तो हमने सुना है कि भारत सोने की चिड़िया थी। उसका मूल मंत्र था कि हम स्वावलंबी थे। हम जानते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारा व्यापार नीति मजबूत है, हम जो विदेशी देश है, फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन अच्छा है, हमारी कूटनीति अच्छी है। इसी के माध्यम से हम सभी से बात करके एक अच्छा व्यापारी देश, जो बिजनेस समझता है, ऐसा देश था। लेकिन अंग्रेजों के बाद हम गुलामी की तरफ चलते गए और नौकरी ही सब कुछ। जैसे आप अभी देखने जाओगे, अगर प्योन की भी पोजीशन निकलती है तो जिसने बी किया है, एमटेक किया है, पीएचडी वाले लोग भी सही बता रहे हैं कि ये लोग भी जाके प्योन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है पिछले लोगों से कि हम इस नीति को हम देश की नीति के साथ नहीं जोड़ पाए। आत्मनिर्भर संकल्पना जब लिखी गई, उसमें जो कोर एरिया था कि स्किल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी स्वावलंबी भारत अभियान पूरे देश में गूंज रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे गए। उसको हिंदी में बोलना है तो सतत विकास लक्ष्य है। उस विकास लक्ष्य को अगर आपको साध्य करना है तो उसके लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, कुछ की रिजल्ट एरियाज हैं। तो हमने और मेरे पत्नी ने, वो भी केंद्र सरकार में एक बड़ी संस्था में वरिष्ठ सलाहकार है, तो उसका पीएचडी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में, जो देश का महत्वपूर्ण विषय है। हम दोनों ने कोविड में, हमारे पास एक समय था तो हमने पूरा 11 सेक्टर में 15 करोड़ स्वरोजगार कैसे निर्माण हो, ये तो प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया था जिसमें 30 मंत्री थे, और इनसे चर्चा करके ये एक आत्मनिर्भर भारत जो 11 सेक्टर में, जैसे कृषि है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, ऐसे 11 सेक्टर में हम 15 करोड़ स्वरोजगार कैसा निर्माण करें, उसकी पॉलिसी क्या होना चाहिए, अगर पॉलिसी है तो उसमें चेंजेस क्या होना चाहिए। ये सभी ड्राफ्ट्स जो करीबन 250 पन्ने थे वो हमने प्रधानमंत्री के कार्यालय में सुपुर्द किए, और उसी को विषय से लेके संगठन और इसमें चर्चा होने के बाद मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसी के सतत विकास लक्ष्य को, उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में हमारी नियुक्ति हुई और हम उस कार्य में जुड़ गए हैं। सर, एक पर्सनल सा सवाल है मेरा कि आपने बात करी कि भारत एक विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है जी। सर, ये जो कोविड महामारी आई थी जी, उससे कितना एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि सर देखिए, इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यापक असर तो हुआ है जी। लेकिन जो रास्ते पे हम बढ़ रहे थे और काफी अच्छे से बढ़ रहे थे सर, उसका क्या कुछ असर पड़ा है और उससे हम कैसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, आप अगर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था देखोगे तो उसमें सभी को इम्पैक्ट हुआ है। आपने बहुत सही फरमाया है कि उस पर इम्पैक्ट हुआ है। जैसे ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, चाइना है, रूस है,
इतने बड़े जो सशक्त देश खुद को कहलाते, इन पे भी इम्पैक्ट हुआ है और भारत पे भी उसका असर हुआ है। लेकिन आप देखने जाओगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कूटनीति थी और उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में जो बड़े निर्णय लिए, जैसे देश के बारे में हम जाना जाते थे कि हम हर चीज दूसरे से मांगेंगे, तो स्वावलंबन की जो परिस्थिति आई वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वावलंबन की परिस्थिति जब पूरे विश्व पे कठिनाई आई थी तब भारत स्वावलंबी बना और भारत ने जो वायरस को किल करने का या इम्पैक्ट करने का या उसको करेक्ट करने का जो डिसीज वैक्सीन बनाया वो देश ने बनाया और बड़े बड़े देशों को हमने किया। तो हम हमेशा बोलते कि संघर्ष में ही अवसर होता है, तो उसी संघर्ष के दौर में हमने वो ये किया। लेकिन जो विजन रहा है प्रधानमंत्री जी का, हमारे फिनेंस मिनिस्टर का रहा है और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है आदरणीय जयशंकर जी का भी, जिन्होंने डिप्लोमेसी और देश बाकी के जो अन्य देश है, बड़े देश है, छोटे देश है, अफ्रीकन कंट्रीज है, इनके साथ एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करके एक अच्छी नीति बनाई जो हम वसुधैव कुटुंबकम की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म पे इसका उद्घोष करते हैं या शंखनाद करते हैं, उसी का क्रियान्वयन बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी में भी किया, ना कि भारत को लेकिन विश्व को उसमें से बचाया और उसी माध्यम से दूसरों को देने से हम भी बढ़ते हैं। ये हमारे जो पूजनीय माता पिता सिखाते हैं, जो संतों ने सिखाया है, उसी को अमल करके प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था भी बढ़ाई और देश का मान भी बढ़ाया। सर, जयशंकर जी की आपने बात करी, युवाओं के बीच में वो बहुत लोकप्रिय हैं और कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लेवल पे आपको एक चीज बोलूंगा कि जो आपने करिज्मेटिक पर्सनालिटी मोदी जी की बात करी थी कि उस चक्कर में कई सारे युवा उनको देखना पसंद करते हैं और अधिक से अधिक जानकारी उनको मिलती है। सर, एक बहुत बड़ा फैक्टर जयशंकर जी का भी रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा उनके कारण भी फॉरेन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले की बात है सर, एक बयान एक विपक्ष के नेता का आया था। उन्होंने कहा था कि जो राजनीति जयशंकर जी अब जाके विदेशों में कर रहे हैं वो एक तरह से बुलिंग कहलाती है जी। और उस समय मैंने एक बहुत अच्छा जवाब पढ़ा था किसी नेता का था कि उनका कहना था कि भारत अब उस कंडीशन में है कि वो सामने वाले के सामने अपनी कंडीशंस रख सकता है, जैसे अभी हमने रशिया का तेल खरीदा जी। तो सर, आप कितना जस्टिफाई करेंगे या पहले के मुकाबले आज की स्थिति में हमारी फॉरेन पॉलिटिक्स जो है जी, या हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से हम इसको लेके बढ़ रहे हैं जी, वो अब फॉरेन नेशंस के सामने कितनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम उस कंडीशन में हैं? जी हाँ। जी, मैं बताता हूं कि अभी तक के देश का जो विकास हुआ है, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं थोड़ा सा ओपन और फ्रैंक माइंडेड हूं। मैं जैसे मैंने बताया कि राष्ट्र प्रथम मेरी आइडियोलॉजी है, तो जिन्होंने भी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र की प्रगति में कार्य किया है, उनको मेरा प्रणाम है, वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन आप देखने जाओ कि इमेज क्या बनी है देश में। जैसे हमारे पास कभी भी पाकिस्तान ने कुछ इशू क्रिएट किया या कोई पड़ोसी राज्य ने या पड़ोसी देश ने कुछ इशू निर्माण किया, तो हम हमेशा जाते थे, गिड़गिड़ाते थे बाकी के देशों के सामने कि हमें बचाओ या आप इंटरफेयर करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश को जिस तरह कैरी कर रहे हैं, जिस तरह देश को प्रस्तुत कर रहे हैं अन्य देशों के सामने, वो एक बहुत पावरफुल है। आज अगर देखने जाओ तो बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पीएम के नाम से बहुत बड़ा उद्घोष कर रहे हैं। एंड फाइनली मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी भी। और उस दिन जब रोंगटे खड़े हो गए थे जिस दिन प्रधानमंत्री के लिए बोला गया था कि मोदी इज बॉस, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये जो हमारा गौरव है और हमारा जो ये सम्मान है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी भी राष्ट्र का जो प्रतिनिधि है वो उसकी राष्ट्र का विचार ना करते हुए और उस प्रजा के बारे में ना सोचते हुए कि मेरे लिए वो प्रजा क्या सोचेगी, वो अन्य राष्ट्र के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी देश का ही नहीं विश्व का गौरव है। और उन्होंने भारत को जिस लेवल पे प्रस्थापित किया है, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लेवल पे किसी ने भारत को एक गरिमा दिलाई है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि उनको देश में इतना सपोर्ट मिला हुआ है जी, कि जब वो बाहर जाते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का जैसा कि आपने जिक्र किया, वहीं का एक इंस्टेंस बताता हूं आपको
सर वहीं के मीडिया वाले बोल रहे थे कि हमारे जो राजनेता हैं जी वो मोदी जी का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने देश में खुद भी उतना सपोर्ट नहीं ला सकते जी जितना मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे जी हैं। जी तो कहीं ना कहीं सर एक ग्लोबल इमेज तो सर डेवलप हुई है, जी और उसी कारण से जो एक हम ब्रेन वॉश या ब्रेन ड्रेन की जो हम बात करते हैं जी कि लोग हमारे यहाँ आईआईटी में पढ़ रहे हैं और फिर नौकरी बाहर जाके कर रहे हैं, जी उसमें भी एक व्यापक कमी देखने के लिए मिल रही है। जी मतलब लोगों को यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ फ्यूचर है। जी लेकिन सर एक सवाल फिर इसमें उठता है युवाओं के बीच में खास करके कि प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट लगातार एम्फोसाइज कर रही है कि जी। नहीं प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए जिससे जी। कि नौकरियां भी बढ़ेंगी और चीजें अच्छे से हो पाएंगी। जी सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे प्राइवेटाइजेशन? देखो, अगर कुछ चीजें समय के साथ बदलती है, अगर देश जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना बड़ा चैलेंज था। उसके बाद का बड़ा चैलेंज था कि अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डैम्स बनाने हैं, ये बनाने। उसके बाद बड़ा चैलेंज था कि आपको अर्थनीति देश की मजबूत बनानी है। उसके बाद बड़ा चैलेंज था कि आपको जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे टेलीकॉम आया, ये सब क्रांतियां हुई है, उसकी वो जरूरत थी। और उसमें भी प्राइवेट और पब्लिक का कुछ ना कुछ रिलेशंस रहा है। लेकिन आप आज की लोगों की डिमांड देखने जाते हो, आपको खुद को सुविधाएं चाहिए। आप अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप अगर बस में जा रहे हैं, तो उसमें आपको लग्जरी चाहिए, आपको पैसे देने की इच्छा है, और उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे हम बचपन में हम भी स्कूल गए, साइकिल पे गए, तो हम साइकिल पे हम 3 लोग भी बैठ के जाते थे, कुछ नहीं लगता था। एक आगे बैठा, कोई बीच में, कोई पीछे बैठा, जरूरत पड़ा तो कोई पीछे खड़ा भी हो गया, तो उसमें एक फन लगता था। हाँ। लेकिन आज की जनरेशन को आप समझने जाओगे तो दे विल नॉट अफोर्ड इट, दे वांट अ डिस्टेंस नाउ। तो समय के साथ ये चीजें बदलती जाती है, और देश की पॉपुलेशन अभी हम विश्व में सबसे बड़ी हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री बनी है। तो सबकी डिमांड फुलफिल करना, हमें उसी मात्रा में ग्रेन्स चाहिए, उसी मात्रा में हमें मेडिसिन चाहिए, उसी मात्रा में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और सरकार की कुछ चीज़ों के लिए बाध्यता हो सकती है या लिमिटेशंस हो सकता है, लेकिन प्राइवेट जो जब भी इन्वेस्टमेंट आएगी या कोई पॉलिसी आएगी, तो ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी उसमें इस्टेब्लिश होने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, लेकिन सरकार भी मजबूत रहे और प्राइवेट का भी उसमें सहभाग। सर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो एक बार फिर से हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात आएगी। जी जी क्योंकि आपको फिर लोग चाहिए जो इंडस्ट्री रेडी हो। जी जी सर वहां पे जो हम रूरल एरियाज की बात करते हैं कि जी। हमें हमारे पिछड़े क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है, जी तो आप लोग सर बहुत काम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ भी जो कि ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पर की सुविधाएं नहीं है। जी सर स्किल डेवलपमेंट में फिर क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जी। जो आपको रूरल एरियाज में फेस करने पड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम अगर देखने जाए, अगर आप क्रिस्प अभी घूमोगे, हाँ। तो एक माटी का जो बर्तन है या मूर्तियां हैं, वहां से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस तक हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा करंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 450 अधिकारियों का टेक्निकल और बिहेवियरल साइंस का ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। हम DRDO के साथ काम कर रहे हैं, हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं, हम इंडियन नेवी के साथ काम कर रहे हैं, और प्राइवेट्स में हम अडानीज है, रिलायंस है, ये सभी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल से हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ से भी स्किल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे पुणे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी क्रिस्प के गाइड कर रहे हैं, क्रिस्प की लीडरशिप उनके हाथ में है, उनके नेतृत्व में मैं भी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ क्रिस्प में भी काफ़ी चेंज आए हैं। जैसे आपने ज़रूरतों की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो हमने मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण उद्यमी नाम की एक योजना बनाई। जैसे टेक्निकल स्किल जो हाई लेवल की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग है, या हाइड्रोलिक्स है, न्यूमेटिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इसमें लिए तो आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन ग्रामीण जो व्यवस्था है, जो आदरणीय महात्मा गांधी जी ने जो संकल्पना देश के सामने रखी थी कि हम गांव की तरफ चले, हम स्वराज की बात करें, हम ग्राम निर्माण की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं जिस धरती से आता हूँ, महाराष्ट्र में हिंगोली नाम का जिला है, वहाँ ये जन्मस्थली एक बहुत ही बड़े राष्ट्र पुरुष की है, स्वर्गीय भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की, जो मध्य प्रदेश के कर्मयोगी है। मध्य प्रदेश में उनका बहुत बड़ा कार्य है, और मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस धरा पे उनका जन्म हुआ है, उसी धरा से मैं आता हूँ।
और उनका एक बच्चा बोल के मैं अभी हाँ, मध्य प्रदेश आया हूँ। तो हमने ग्रामीण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 पंचायतें हैं, तो हमने ये सोचा कि गांव की क्या जरूरत है। गांव की जरूरत में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी स्कीम्स गांव के लिए शुरू की है, जैसे नल जल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और सड़क निर्माण है। तो इसके लिए बेसिक स्किल लगती है। तो हमने क्या किया, हर गांव में 4 युवाओं को चिन्हित किया। जैसे अब प्लम्बिंग है और मेसॉन है, ये हैंड इन हैंड जाएगा। अगर आपको नल बिठाना है तो थोड़ी सी तोड़फोड़ आनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और सोलार, हाँ, हर गांव में प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोलार स्टेशंस दिए हैं, तो उसका रखरखाव है, उसकी देखभाल है और उसका इंस्टॉलेशन है। तो इसी के लिए भी युवा लगेंगे। आज ये स्थिति है कि हर घर में 2 टू व्हीलर और 4 मोबाइल हो गए। हाँ, तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग जरूरी है, ऑटोमोबाइल जरूरी है, और हर चीज हमारी अभी ई गवर्नेंस से हो रही है। तो ई गवर्नेंस भी है, आधार कार्ड डाउनलोड करना है आपको, आपका वृद्धावस्था पेंशन निकालना है, बैंकिंग की ई अफेयर्स लिटरेसी आ जाएगी वहाँ बहुत पे। है। हाँ, तो ये हमने ऐसा एक योजना बनाई कि हर ग्राम से 4 युवा इंटू 23,000, ये नंबर जा रहा है बाय 91,000 के ऊपर। तो 1,00,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ो, ये बड़ा अभियान हम आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। तो ग्रामीण व्यवस्था इससे मजबूत हो जाएगी। इससे सर लेकिन एक स्किल गैप तो फिर भी रहेगा। जी उस स्किल गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जी उनको एक शहरी क्षेत्र से आ रहे युवा के सामने ये ना लगे कि कहीं ना कहीं हम इससे पिछड़ रहे हैं। स्किल गैप एनालिसिस एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने बोला। मेरा पीएचडी जो है वो स्किल डेवलपमेंट में ही है। अच्छा। तो मैं नेशनल पॉलिसीज में पहले से हाँ। इन्वॉल्व रहा हूँ, और मैं भी गांव की जो स्कूल होती है, जिला परिषद की स्कूल जो होती है, जिला पंचायत स्कूल, हाँ। मैं वहां से पढ़ के मैंने 3 पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, पीएचडी की है, सिम्बायोसिस से पढ़ा हूँ। तो मुझे ग्रामीण जो दिक्कतें हैं वो पता है। हाँ। क्योंकि हमने फर्श पे बैठ के पढ़ाई आज तक की आए है। हैं तो आपको वो चीजें हाँ, तो पता है। और फर्श पे बैठ के पढ़ाई हाँ। की है, तो हमें पता है कि स्कूल क्या होता है, स्कूल की दिक्कतें क्या होती है। स्किल गैप एनालिसिस एक बहुत क्रिटिकल विषय है। मुझे लगता है मैंने कई बार यहाँ राजीव चंद्रशेखर जी जो मंत्री है, कई मंत्रियों ने यहाँ विजिट किया है। तो हमने पिछले 1.5-2 साल में क्रिस्प पे बहुत बड़े प्रयोग किए हैं, और क्रिस्प भोपाल तक अभी सीमित ना होके 11 देशों में हम काम कर रहे हैं। कई राज्यों में 12 से 13 राज्यों में काम कर रहे हैं, जैसे हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है। तो हमने इसको एक बेस्ट प्रैक्टिस बनाया है कि रोजगार और स्वरोजगार निर्माण का। जैसे बात होती है हमेशा कि जर्मन मॉडल बहुत अच्छा है, आपने जो स्किल गैप पे बात की है, स्किल डेवलपमेंट पे, जापान का मॉडल अच्छा है, आप बोल सकते हैं चाइना मॉडल अच्छा है। लेकिन अगर आपको आत्मनिर्भर भारत का क्रियान्वयन करना है तो दूसरे का मॉडल लेके क्यों क्रियान्वयन करें, अपना ही मॉडल डेवलप करना हाँ। पड़ेगा। तो हमने क्रिस्प को एक प्रयास किया कि ये बेस्ट प्रैक्टिस देश की बने, और हमें प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा कि अभी क्रिस्प देखने के लिए बहुत सारे मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और मंत्री आ रहे हैं, कई प्रदेश और संगठन के लोग आके गए हैं। अपोजिशन का बताइए सर, अपोजिशन वाले आते हैं नहीं आते? अपोजिशन को भी मैंने न्योता दिया है। मेरे लिए तो, मैं अभी पद पे हूँ तो मेरे लिए सब समान है। वही मतलब मेरा मतलब वही था, क्योंकि हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे। और जो ग्रामीण क्षेत्र है सर, वो भारत की नींव है, तो बढ़ाना तो उनको भी है। यस यस। तो ऐसे में एक साझा प्रयास की मुझे ऐसा लगता है शायद ज्यादा जरूरत पड़ेगी जी। तो वहां से कितना सपोर्ट आपको मिलता? आपको शायद पता ना हो कि SSL क्या है, लेकिन हैकर्स इसके बारे में सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप देश में सबसे 2 ना कि देश के बड़े, लेकिन विश्व के 2 बड़े विषय हैं, एक तो महंगाई है और दूसरी बेरोजगारी है। वो कितना भी प्रयास करो, जनसंख्या आई है, प्रधानमंत्री जी कई प्रोग्राम्स ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको कम करने का, लेकिन ये मुश्किलें हमारे सामने अभी भी है। युवाओं का देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा युवाओं के प्रति ज्यादा है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी पार्टीज को अपील करें, सभी लोगों को अपील करें। मैं आपके माध्यम से भी सबको विनम्र आह्वान करना चाहता हूं कि ये बच्चे सबके हैं। बिल्कुल। मैं तो हमेशा मैं डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करता हूं। आप सवर्ण हो, आप कई अनुसूचित जाति से हो, आप जनजाति से हो, सबको भूख लगती है और सबको रोजी रोटी चाहिए। आप किसी भी पार्टी से हो, आप भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी से हो, सबको रोजी रोटी चाहिए। तो एक मेरी सबसे निवेदन भी है कि लोग आए, सहभाग करें। कई NGOs आके यहाँ मिल रही है,
कई पार्टी के भी लोग यहाँ आके देख के गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सामाजिक विषय है, इसमें सभी लोग आए और हमें भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप लोगों से सीखते हैं, आपके आजू बाजू के जो बुद्धिजीवी है उनसे सीखते हैं। सर आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, जी। सर मैं जानना चाहूंगा आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि आप जिस जगह से आने का आप बता रहे हैं सर, यहाँ तक पहुंचने में वहां से अपने आप में एक अलग ही संघर्ष होता है। जी। तो आप मुझे अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बताइए सर। जी, मेरा गांव हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ। एक सेवाला नाम का गांव है, बहुत छोटा है, लेकिन आज़ादी के पहले से वहाँ पे बड़ी स्कूल है 10वीं तक। तो गांव छोटा था लेकिन स्कूल थी, व्यवस्था थी। और मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी थे और वो वहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, नॉन करप्ट थे। हाँ। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरी स्कूल जो थी वो बहुत डिस्टर्ब स्कूलिंग रही है। जो सख्त अफसर होती है उसके ट्रांसफर्स होती रहती है। तो सेकंड कहाँ पढ़ा, थर्ड कहाँ पढ़ा, कभी 3.5 हुआ, 3.5 हुआ, फिर ट्रांसफर हो गई। तो कई स्कूल बदले गए। तो उसका एक एक्सपीरियंस पॉजिटिव ऐसा रहा कि आप ज्यादा लोगों से मिल पाए। हाँ, सोशली तो ज्यादा आप इंटरेक्ट कर तो मेरी 10वीं तक की जो पढ़ाई वो सरकारी स्कूलों में हुई। बाद में एक छोटे से कॉलेज में नांदेड़ में पढ़ाई हुई। उसके बाद में मैंने मास्टर्स कंप्यूटर में किया। उसके बाद में सिम्बायोसिस से, जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने PhD डॉक्टरेट की। IT में रहा हूँ काफ़ी साल और कई यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी रहा। अभी भी मैं महाराष्ट्र में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी मेरा दायित्व रहा, क्योंकि आपने जो स्किल का विषय बताया था, तो स्किल का विषय स्कूली शिक्षा में आए, तो उसके लिए ओकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल को भी व्यावसायिक शिक्षा मिले, उस उद्देश्य से कुछ मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स लिखे थे, केंद्र को दिए थे। तो अभी भी मैं महाराष्ट्र में 2 समितियों पे हूँ। एक स्किल डेवलपमेंट समिति का मैं एक्सपर्ट हूँ और दूसरा नई शिक्षा नीति का भी एक्सपर्ट हूँ। तो ये प्रवास संघर्ष वाला रहा और काफ़ी जगह रहने का मौका मिला। तो स्कूलिंग जैसे सबकी होती है, बहुत ब्राइट नहीं, लेकिन एक लीडरशिप वाला एटीट्यूड था। स्टूडेंट्स को जमा करे। NSS में काफ़ी रहा हूँ, सोशल सर्विसेज में, और कई संस्थाओं पे मैंने काम किया है। तो बहुत अंदर से लगता है और सौभाग्य ये रहा है कि पिछले जो राष्ट्रपति देश के हुए और जो समाज सेवी महाराष्ट्र में है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया है, वो अच्छे मार्गदर्शक, वो मेरे मार्गदर्शक भी है, मित्र की तरह है। बाबा आमटे जी थे, प्रकाश आमटे जी जो है, और कई प्रतिभा पताई पाटिल जी जो है, ये सभी जो बड़े महानुभव है, एज कम होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कहाँ मौका दिया। और अब्दुल कलाम जी के साथ भी थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। तो उनके जब याद आती है तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ और लगता है कि जब पृथ्वी से अलविदा ले तो अब्दुल कलाम जी के पास जो प्रॉपर्टी थी, उनके पास 4 कपड़े थे, उतने ही मेरे पास रहे। और समाज को कुछ दे के मरे या मंगलमय मृत्यु हो, उस आपके बाद भी आपको लोग एक अच्छे नाम से याद रहे, ना कि आपके प्रॉपर्टी से। ये जो संस्कार माता पिता ने, गुरु ने दिए हैं, उसी को आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। सर, एक एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात करी, एक बहुत बड़े तबके के जहन में ये बात है कि आखिर हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी जी। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बहुत महान लोग उसी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को पढ़कर आगे आए हैं जी। तो आज हमें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम उसे बदल रहे हैं? देखो, ट्रांजिशन इज ए नेसेसिटी। आप किसी भी आप नेचर का रूल है वो, अगर कोई भी चीज़ आगे जानी है तो उसी में परिवर्तन अटल है। और हम भी कई सालों से, मुझे तो लगता है कि ये जो शिक्षा नीति मैकेले ने जो बनाई, अंग्रेज़ों ने जो बना के रखी है, वो एक जॉब क्रिएटर वाली थी। और उसके पहले मैंने जैसे बताया कि हम एक व्यापारी देश था, हमने कई जगह जाके व्यापार किया है। और हम जिस भूमि से आते हैं वहाँ पे शिवाजी महाराज ने तो व्यापार का एक बेस्ट प्रैक्टिस था। अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग ढाल और तलवार जो उतना ही देखते, घोड़ा ढाल तलवार, वो तो मैनेजमेंट गुरु थे। देश की पहले नेवी शिवाजी महाराज ने की है, जो पोर्ट बनाया था उन्होंने। युद्ध नीति में वो मास्टर थे, अर्थनीति में मास्टर थे, उनके जो नवरत्न थे वो तो सबसे बड़े ज्ञानी थे। तो
देश में पहले से ही व्यवस्था रही है, अंग्रेजों ने ये व्यवस्था डिस्टर्ब की थी और हमें जस्ट एक एम्प्लॉय वाला एटीट्यूड, अभी भी हम जो कैप्शंस यूज करते हैं, माफ करना, लेकिन मुझे बहुत अलग लगता है। जो फॉर एग्जांपल आप कलेक्टर का नाम लीजिए, कलेक्टर हु कलेक्ट्स द मनी ये नाम रखा था अंग्रेजों ने, वो कैप्शंस अभी भी यूज कर रहे हैं। तो पहले जो थे तो वो हमारे संस्थानिक थे, एक संस्था बनती थी और वो सभी लोगों की देखभाल करे, ऐसा विषय था वो। तो हमारा जो शिक्षा नीति मुझे लगता है कि काफी लेट बदली गई। मुझे लगता है आज के हिसाब से आप देखने जाओगे, हम 1-2 महीने के बाद कुछ लोग, लेकिन कम से कम जो आदमी कितना भी कंजूस ना बोले, लेकिन जो अच्छे से पैसे का इस्तेमाल करता हो, वो भी आदमी साल भर के बाद फोन फेंक दे रहा है। तो इतने ज्यादा ट्रांजिशंस आ रहे हैं। पहले टीवी हम 10-10 साल यूज करते थे, अभी 2 साल में कर रहे हैं, 2 साल 2.5 साल, हाँ 2.5 साल कर रहे हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सर्विस सेक्टर में डिमांड्स बहुत हाई क्लास हो गए हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे मोबाइल पे बटन दबाऊंगा और उबर की गाड़ी नीचे आके खड़ी हो जाएगी, या मैं किसी को कुछ लिखूंगा या कोई 7 समुंदर पार आदमी को मैं कॉल करूंगा और वो मुझे दिखेगा। तो टेक्नोलॉजी इज दी। ये सवाल पूछने का कारण मेरा ये था कि जब नई शिक्षा नीति आई थी जी, तब भी कई लोगों ने इसको लेकर बहुत नेगेटिव बातें फैलाई जी, थी, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का युग है जी सर, इतनी नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं कि जो असली बात होती है वो पहुंच ही नहीं पाती। जी जी तो इसीलिए आप मुझे सही इंसान लगे कि शायद जी वो सही रहेगा जी पूछना। सर, एक आपने पॉलिसी मेकिंग के बारे में भी बात करी। जी सर, हम जब एक योजना बनाते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी की अभी योजना ये लाडली बहन योजना, जी जी सर इस प्रकार की जब योजनाएं बनती हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि एक इसको लेकर भी बात ये चलती है कि ये चुनाव से प्रेरित योजनाएं होती हैं। तो सर, जी। इन योजनाओं को बनाने के पीछे क्या हमारी मंशा होती है, किस प्रकार से हम इनके डिसीजंस लेते हैं? देखो, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, उनके साथ काम किया, उनके साथ जुड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन उनसे सीखा है। बिल्कुल, काम बोलने से अच्छा है कि मैंने उनसे सीखा है। मैंने ये पहले मुख्यमंत्री जी देखे हैं जो इतने हार्ड वर्किंग है। इनका अगर आप दिन का शेड्यूल देखेंगे तो बहुत टाइट है, व्यस्त है, और इन्होंने कभी भी, मैंने जब से 2-2.5 साल से आया, मैंने उनका छुट्टी वाला दिन अभी तक नहीं देखा है। तो इतने हार्ड वर्किंग है। अरे मोदी जी का इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, मोदी जी का तो इफेक्ट हो सकता है लेकिन सीएम साहब पहले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखो, कुछ चीजें हैं, मुझे 2 लड़के हैं, हाँ, आई डोंट हैव अ गर्ल, और जब मैं पहली बार आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में जाने का मुझे अवसर मिला, और मैंने वो कन्या पूजन करते देखा, जो छोटी सी बच्चियों के वो पैर धो रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको तिलक कर रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अंदर से बहुत इमोशनल फील हुआ कि एक मुख्यमंत्री जी जो इतने बड़े पद पे है, वो कन्या के लिए क्या भाव रखते हैं, उनके हृदय में कितनी उनके प्रति प्रेम है, सद्भावना है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग किए हैं, जो समाज के सबसे नीचे वाला तबका हो आर्थिक दृष्टिकोण से, उसको उठाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जैसे लाडली बहना का है, तो चुनावी बोलना वो बहुत ही गलत है, क्योंकि आज इसको बोल सकते हैं कि आज अगर कोई पैसे अनाउंस कर रहा है जिसने किसी ने अभी तक कोई योजना ही कन्याओं के लिए या बहनों के लिए या माताओं के लिए नहीं बनाई है, वो चुनावी हो सकता है। लेकिन आप शिवराज जी जब से आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने पहली योजना लाडली लक्ष्मी शुरू की। Do you have the courage to make 8 lakhs a month, which is 1 crore a year? हाँ, और आप देखने जा सकते, जो हमारी बहन है, जो जब प्रेग्नेंट रहेगी, वहां से बुजुर्ग बनने तक कोई ख्याल रख रहा है, तो मुझे तो हमारे मुख्यमंत्री जी में वो श्रवण दिखते हैं, जो माता पिता की सेवा करे, माँ की सेवा करे। उसी एंगल से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। और उन्होंने एक जो विषय रखा है अभी, कि हमारी जो गांव की बहन है, या कोई दीदी है, या कोई बुजुर्ग हमारी आंटी है, उनको 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए के लिए भी हर किसी को पैसे मांगने पड़ते हैं। और स्वाभाविक है, मांगना किसी को भी उतना अच्छा नहीं लगता है। और इतने साल से मुख्यमंत्री जी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके मन में ये योजना आई,
उन्होंने उसको मूर्त रूप दे दिया। और देखिए जब से इन्होंने बोला केवल 3-4 महीने में खाते में पैसे देना भी उन्होंने शुरू कर दिया, और उन्होंने एक परिवार के भाव से देखा। मुझे लगता है ये बात मैं थोड़ा सा उनके बिहाफ आप बोल सकता हूं कि जिसको कन्या नहीं है वो ज्यादा भावुक हो जाता है कन्याओं के प्रति, और मुझे भी कन्या नहीं है तो मुझे बहुत बार लगता है कि मैं कन्याओं के लिए कुछ करूं। और मुख्यमंत्री जी ने देश के सामने विमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा मॉडल खड़ा किया है, और मुझे लगता है कि ये योजना अन्य राज्य भी, मुझे किसी से कभी बात होती है तो लोग पूछते हैं। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जो ये सीखो कमाओ का मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, जो यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें भी कन्हैया है। बिल्कुल सर। तो मुझे महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार ये भी पूछ रहे हैं कि हमें ये सेम योजना हम कैसे कर सकते हैं। तो ये पथदर्शी योजना है, और मुख्यमंत्री जी मुझे लग रहा है कि ये पूरे आपने खुद के आत्मिक भाव से ये सभी महिलाओं को, सभी बहनों को कुछ मदद करने का प्रयास किया। लेकिन सर ये योजना तो फिर भी ठीक है, पर एक योजना ना बिल्कुल समझ में नहीं आई जी सर, हरियाणा में हुई है, मतलब कुंवारा पेंशन योजना। अच्छा, मतलब मैंने उसके बारे में पढ़ा, मुझे सही में समझ में नहीं है कि ये क्या। हाँ, वहां पे ये है कि जेंडर गैप के कारण वहां पे कई सारे लड़के कुंवारे रह जाते हैं, उस एक चीज के लिए उसने रिलेट किया है। लेकिन फिर भी वो खैर क्या था समझ में नहीं आया। बट हाँ सर, एक वो फैक्टर सर जो मैंने पूछा था कि किन चीजों को हमको एक मोटे तौर पर ध्यान में रखना होता है किसी पॉलिसी को बनाने में, क्योंकि पॉलिसी सर राष्ट्र निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान देती है, और एज अ पॉलिसी मेकर सर आप भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान वहीं से दे रहे हैं। सर एक पॉलिसी अगर हमें बनानी है तो एक जरूरत को जब हम समझते हैं फिर वहां से हम किन चीजों को अंडरटेक करेंगे? देखो, सबसे बड़ी पॉलिसी के निर्माण में पहले भी हुई है। इससे पहले कई लोगों ने बोला है कि अगर हम ऊपर से 1 रुपया बेचते हैं तो नीचे जाते समय 15 पैसे बच जाते हैं। तो वो जब बहुत बड़ा एक हमें गैंग्रीन हुआ था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया। सीधे खाते में पैसे लोगों के जा रहे, वो बहुत बड़ा चेंज पहला प्रधानमंत्री जी ने लाया। दूसरी जो चीज है पॉलिसी मेकिंग में, उसमें कई आयाम हैं। पहली जो फाउंडेशन ऑफ एनी पॉलिसी मेकिंग इज द नीड, ये लोगों की सही में जरूरत है क्या, उसका एनालिसिस होता है। दूसरी एक काफी अच्छी चीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें लाई है वो जन सहभाग, कि लोगों का भी उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे हम लोग सर यूजीसी में भी देख रहे हैं। या यूजीसी में दिया है, अपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी मांगी है। अच्छा। सीएम साहब ने युवा नीति बनाई है, उसमें भी मांगी है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लेज द वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उसका ध्यान काफी तरह से देखा जा रहा है। दूसरी चीज है कि ये समाज के अंतिम तबके तक कैसे जाए। जैसे हमारे जो विचार परिवार है उसमें अंत्योदय की भावना आती है कि समाज के जो अंतिम तबका है उस तबके के लिए आप सरकार ने काम करना चाहिए, और उस तबके का एक अब उसका उत्थान होना जरूरी है, उसका प्रोग्रेस होना जरूरी है। तो उस चीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे देखो कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कोविड के बाद भी उनको लगा कि आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि इम्पैक्ट क्या है। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक है, वो सोचते हैं कि गरीब, क्योंकि उनका जो अपब्रिंगिंग हुआ है, उन्होंने भी काफी संघर्ष से इस लेवल पे वो आए हैं, उन्होंने समाज जीवन जिया है, तो उनको भी पता है कि गरीब की दिक्कतें क्या है, और गरीब की दिक्कतें उन्होंने समझ के अभी भी 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है। कई लोग बोलते हैं कि इसमें वेस्टेज हो रहा है, क्यों जरूरत है, लेकिन उनको पता है कि किसी भी एक बड़े आघात से या बड़े एक्सीडेंट से उभरने के लिए आपको समय लगता है। तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि अनाज दिए तो उनकी कुछ राहत हो जाएगी, और जो कुछ सेविंग होगा तो किसके ऊपर कर्जा हो सकता है, किसी को बिजनेस फिर से बिल्ड करना है, उसी पैसे को उपयोग में वहां से ला सके। सर हमने शुरुआत में बात कर रही थी स्टूडेंट्स के बारे में जी, कि बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट उनका भी रहने वाला है जी। लेकिन सर हम लोग एक स्टूडेंट को अगर राजनीति में जाना है जी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि राजनीति सही जगह नहीं है। जी जी। तो वो अपना योगदान कैसे देगा अगर उसको राजनीति में नहीं जाना है? तो सवाल ये है। या राजनीति में जा भी सकता है, हाँ मान के चलिए चला गया, लेकिन अगर मुझे राजनीति में नहीं जाना है जी, लेकिन जैसा मैं आपको ही देख रहा हूँ सर, आप राजनीति से दूर हैं जी,
और आप अपना काम भी कर रहे हैं, जी। तो सर बिना राजनीति में जाए हम कैसे योगदान दे सकते हैं? मैं आपको दोनों चीजों का आंसर हाँ, देता बताइए। हूँ। राजनीति में भी जाए कैसे, और राजनीति में बिना नहीं जाए। जाते हुए भी काम कैसे हाँ। करें। जैसे आप देखो, मैंने वो बात हमने की है कि वी आर यंग कंट्री, तो यूथ के बारे में सभी लोग सोच रहे हैं, समाज भी सोच रहा है, राजनीतिक भी सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट भी सोच रहे हैं, अर्थशास्त्री भी सोच रहे हैं कि युवाओं का पार्टिसिपेशन हर क्षेत्र में कैसे हो, इनोवेशन में भी हो, इंक्यूबेशन में भी हो। तो आपका विषय जो है सामाजिक दृष्टिकोण से है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जी। और राजनीतिक दृष्टिकोण से है कि वो राष्ट्र निर्माण में कैसे कार्य करे। अगर आपको सामाजिक जीवन जीना है तो मैंने मेरे खुद के लिए आइडल जो चुने थे, जैसे अब्दुल कलाम जी है, प्रकाश आमटे जी है, मदर टेरेसा जी है। मैं हमेशा कई प्लेटफॉर्म से बोलने जाता हूँ, IIT में गया, कभी IIM में गया, यहाँ पे भी काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बोलो या कुछ गाइडेंस के लिए बोलो। सर मोटिवेशन स्पीकर नहीं, आप जिस जगह पे बैठे हो ना, जी। आपका एक्सपीरियंस ही बहुत मैटर करता जी, है। जी, जी। आप उस चीज को समझो। आप जी, तो जी, जी, हाँ। सर। तो मैं बात करने जाता हाँ। हूँ तो मैं जब युवाओं में जाता हूँ, मैं खुद को भी युवा ही फील करता हूँ, हाँ, तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है। इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ, तो मैं जब बच्चों से मिलता हूँ, मिंगल होता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, वो जो साइंस के गैजेट्स है उसके साथ खेलता हूँ, बहुत एनर्जेटिक, और एक आपको सुकून वाली फीलिंग है उसमें। मैं जब ये देखता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना है या समाज के इसमें आना है, उनको तो पहले आइडल चुनना है कि हम किसको फॉलो करें। हम अभी थोड़ा सा ये हमारी तेज दिमाग वाली बात हो गई कि हम क्यों फॉलो करें, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर सेल्फ, ये सब किताबी बातें हैं। आपको पहले अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे कितना भी बड़ा मैं चार्टर्ड लूं या कोई बड़ा फ्लाइट लूं, लेकिन मुझे यहाँ गाड़ी उपयोगी है, तो मुझे 4 व्हीलर चाहिए, एटलीस्ट आई शुड रीच टू द एयरपोर्ट। तो इसमें स्टेप्स होते हैं। हाँ। आपको दिशा निर्धारण के लिए आप किसी एक अच्छे आइडल को चुने जो समाज सेवी हो। मैंने जिनको चुना है वो मैंने आपको बताया है। उनके जीवन के उद्देश्य क्या थे और उनके जीवन का संघर्ष क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं, कॉमिक बात बोल सकते हैं कि मैं परिवार में या कहाँ लाइफ स्किल पे ज़्यादा बात करता हूँ। हमने एक बैनर भी बनाया था महाराष्ट्र में कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन आप अगर व्यवहार में लाओगे तो आपकी उन्नति बहुत अच्छी होगी। तो भूखे भजन होवे ना गोपाला, ये बात उतनी ही सही है। आप अगर सिर्फ ज्ञान देते रहोगे और आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, वो भी बहुत डेंजरस है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आप अर्थ रूप से भी मजबूत हो तो आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। गडकरी साहब के साथ कई विषयों पे काम होता था, उनका मार्गदर्शन में एक छोटा सा विषय बताता हूँ। उनके पास कोई आता और बताता कि मुझे समाज सेवा करनी है या राजनीति में आना है, तो आदरणीय गडकरी साहब बोलते थे तू पहले क्या करता है बता। तो बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ, तू पहले करो कुछ, घर संभालो और फिर गांव संभालो, गांव के बाद आपका जिला संभालो और फिर बाद राष्ट्र संभालो और फिर देश संभालो। तो शुरुआत खुद से करो। तो मुझे लगता है कि युवाओं को आना बहुत जरूरी है और आते समय आपके उद्देश्य बहुत स्वच्छ होने चाहिए। मैं आपको कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। अगर आप और मैं किसी को शूट करते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े IPC लगेंगी, 302 लगेगी, ये लगेगी। लेकिन कोई सोल्जर है, वो किसी को शूट करता है एनिमी को, तो उसको मेडल मिलता है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग है। अगर उद्देश्य हमारा क्लियर है कि हमें समाज जीवन करना है तो आपको कुछ चाहिए ये पहले हटाना है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज है आपके उस विषय में रुचि। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका उसके लिए समय देना। और चौथा इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका समर्पण होना। ये जो 4 गुण है, और भी कई गुण हो सकते हैं, लेकिन ये 4 गुण बहुत प्रमुख है किसी भी स्थिति में जाने के लिए जो समाज जीवन है। मैं दूसरे इसके लिए आता हूँ, जो मैं पुणे में भी या बाहर के अब्रॉड भी मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल पे बात करने जाता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, पॉलिटिक्स अच्छा लगता है मुझे, अच्छे मायने में। महाभारत अच्छा लगता है सर आपको? क्या महाभारत अच्छा लगता है। महाभारत जिसको पसंद आता है उसको पॉलिटिक्स में रुचि आ ही जाती है। और मुझे मेरे सबसे फेवरेट जो
क्या जो उसमें रोल था हाँ। वो कृष्ण का था, जो और बीच में नहीं जाएगा लेकिन बाहर रहकर जी, हर एक जी। चीज में उसका। मुझे कृष्ण क्यों पसंद है? हाँ। कृष्ण महाभोगी है, महात्यागी है और महायोगी है। और जिस रूप में कोई मुझे मिलने आता है हाँ। और टेंशन में है, डिप्रेस्ड है, तो मैं उसको पूछता हूँ, क्या भाई आपका जन्म जेल में हुआ है? तो बोले जिसका जन्म जेल में हुआ था जैसे कृष्ण भगवान का, वो तो पूरे जीवन एक मंद मुस्कान के साथ उन्होंने युद्ध कर लिया, मंद मुस्कान के साथ उन्होंने लीलाएं की, और आप क्यों डिप्रेस्ड हो? तो वो जो कैरेक्टर कृष्ण जी का था वो सबसे ग्रेट कैरेक्टर था। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीति में आना है तो आपको ये 4 गुण जो मैंने पहले बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में एडेड 2-3 गुण लगते हैं। एक तो है कि आपको अपमान सहने की, इंसल्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। आपको जिस स्थिति में जो मिला है, प्राप्त और पर्याप्त, इसमें आपको भेद करना आना चाहिए। प्राप्त और पर्याप्त में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये भावना उसमें होनी चाहिए। लेकिन एस्पिरेशन भले रहे, लेकिन उसकी प्राप्त और पर्याप्त की उसको समझ होनी चाहिए। और आज जैसे हम भी आए हैं, तो हमसे जो पहले लोग संगठन में आए हैं उनका त्याग बहुत बड़ा रहा है। आदरणीय अटल जी है, गडकरी साहब ने तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बताया कि हम पोस्टर चिपकाते घूमते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो थे उन्होंने पैदल इतनी यात्राएं की। ये दीनदयाल उपाध्याय जी जो है, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है, इन्होंने बहुत सारे आपदाएं हो, काफ़ी कठिन परिस्थिति से इन्होंने संगठन इतना बड़ा किया है। और अन्य पार्टियों में भी यही रहा है, किसी को आसानी से राजनीति मिली नहीं, तो संघर्ष रहा है। तो राजनीति मिल भी गई तो गद्दी नहीं मिली। हाँ, और मुझे एफर्ट की जो आपने बार बार बात कही, आपको एफर्ट तो बिना किसी स्वार्थ के ही देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप बहुत से लोग बोलते हैं, मीडिया में भी हल्ला होता है कि पॉलिटिक्स इज बीइंग मोर पोल्यूट, बट ठीक है, जैसे मंथन हुआ था समुद्र में और उसके बाद अमृत निकला था, तो हम बोल सकते हैं चलो ठीक है, थोड़ी उठापटक हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे लोग मिले हैं जो इसको प्योर कर रहे हैं, अच्छे लोगों को वो अवसर दे रहे हैं, और उसी अवसर से देश का निर्माण हो रहा है। अभी जो मंत्री देश में आए हैं, अश्विन जी है या गोयल जी है या जयशंकर जी है, ये कोई राजनीतिक परिवार से नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उनके टैलेंट को सराहा। प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े दायित्व दिए हैं, तो मैं तो सभी युवाओं को तो अपील करना चाहता हूँ कि आए, और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्ट युवा आए उनको तो डेफिनेटली करियर है। और वो एक बहुत बार बोला जाता है कि राजा का बेटा अभी राजा नहीं बनेगा। जो सक्षम है, जो संघर्ष कर सकता है, वो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। सर, एक आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी थी अभी, एक स्टूडेंट की लाइफ में सर स्पिरिचुअलिटी कितनी मैटर करती है? क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि सर धर्म के प्रति भी लोगों का जो रुझान है बढ़ता जा रहा है। सर, इसमें स्पिरिचुअलिटी कितना मैटर करती है किसी एक स्टूडेंट की लाइफ में? देखो, मुझे तो लगता है नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। अध्यात्म जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। आप प्रधानमंत्री जी देखिए, बाहर के लोग अपने नीम करोली बाबा का सुना होगा, जैसे देश विश्व के सबसे अमीर लोग, जैसे एप्पल के फाउंडर है वो स्टीव जॉब्स आके गए, और ये तो अभी हम देखने हैं, बट इसके पहले भी राजा जनक ने राजपाट छोड़ के अष्टावक्र मुनि के शरण चले गए। बहुत से जो बड़े बड़े राजा राजपाट छोड़ के अगर वहां जाने लगे तो उसमें बहुत दम है। और जनक के जीवन में भी वही आया था, वो जब त्रस्त थे गुरु के पास गए, दीक्षा ली, अध्यात्म हुआ, साक्षात्कार हुआ, तब वापस नहीं जा रहे थे, तब गुरु ने बताया कि अभी जाओ, आप निष्कंटक राज्य करो। तो मेरा जो वैयक्तिक जीवन रहा है, वैसे जस्ट बताने के लिए, मैं भी क्षत्रिय और इस फैमिली से आता हूँ, लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी ने बहुत हेल्प की है। मैंने 10th में 12th में कई अनुष्ठान किए हैं, सरस्वती अनुष्ठान हो या ये जो अन्य अनुष्ठान होते हैं, मौन व्रत हो, या ऐसे अनुष्ठान करके मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तो मैं कभी डाउन नहीं रहता हूँ, ऑलवेज एनर्जेटिक रहता हूँ, 15-16 घंटे काम करता हूँ। और स्टूडेंट के लाइफ की बात करें तो आप किसी के भी
जीवन देखो, आप स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखो, आप जो साइंटिस्ट होके गए, अब्दुल कलाम जी भी धर्म को फॉलो करते थे, बिल्कुल। वो भी खुद शंकराचार्य जी के शिष्य थे। तो अध्यात्म आपको भौतिक चीजों से काफी ऊपर लेके जाता है, और ऊपर से देखने की जब दृष्टा भाव आ जाता है और दृश्य आपको जब दिखने लगता है, आप खुद दृष्टा बन जाते हो, तो हर चीज आपको एक लीला के समान लगती है, आप कर देते हो और उससे निकल जाते हो। जो आसक्ति उसमें रहती है, किसी भी चीज को आप बंद के रहे, और मुझे तो लगता है कि हर चीज में आपको अगर मुक्ति और आसक्ति दो चीज समझ में आई, और आप किसी भी चीज को आपके मर्जी से छोड़ सकते हो, तो फिर आप पृथ्वी पे आप तभी भगवान हो। उसके लिए और कुछ करने की जरूरत है, और स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल के साथ हम खत्म करते हैं सर, कि एक आपने जो आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी जी, और कहीं ना कहीं वहीं से मेक इन इंडिया भी आया जी, और मेक इन इंडिया सर हमारे भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जी, दिया जी। और योगदान के अलावा एक प्रेरणा भी देता है। तो ऐसे में सर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये दो चीजें भारत को विश्वगुरु बनाने में और आने वाले 10 सालों में हम भारत को सर कहाँ देखते हैं? देखो, मेक इन इंडिया का जो इम्पैक्ट है, मैं देखो, मुझे प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी बात या मुख्यमंत्री जी की जो प्रभावित करते हैं, वो हमारे एंशिएंट ग्लोरी थी। विश्व का, भारत का जो वैभव था, वो सांस्कृतिक वैभव हो या आध्यात्मिक वैभव हो या आर्थिक वैभव हो या सामाजिक वैभव हो, ये चारों जो बड़े पिलर है, उस सभी वैभव को फिर से भारत पे प्रस्थापित करने का उनका हृदय से वो लगे हैं। और मुझे लगता है कि वही मेक इन इंडिया है, वही आत्मनिर्भर भारत है, और उसी का अगर आप उसके सेक्टर्स देखने जाओगे, आप टेक्निकली बात करनी है, जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो है उसमें काफी बड़ी सुधारना आई। हाँ, काफी क्षेत्र में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, मर्सिडीज खुद के प्लांट्स यहाँ लगा रहा है, हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। आप यू विल नॉट बिलीव, जैसे जय भारत मोटर्स है, ऐसे कई कंपनीज जो है वो मर्सिडीज के पार्ट इंडिया में बना रहे हैं। अच्छा। और मेरा तो क्रिस बहुत छोटा है, 200-250 लोग हैं, आपको मैं कभी शूट करवाऊंगा, बुलवाऊंगा। हम डीआरडीओ के जो बॉम्ब शेल्स बनते हैं, जो स्मोक डिटेक्टर्स है या जो स्मोक बॉम्ब्स बोलते हैं या बड़े बम्स हैं, उसके बम्स के शेल्स क्रिस्प में बन रहे हैं। आत्मनिर्भर के मैं आपको बहुत से उदाहरण देता हूं। जो पवनहंस चॉपर है, जो हेलीकॉप्टर देश में घूमता है, उसका बुकिंग क्रिस्प में हो रहा है। ई-रुपए का कुछ काम, जो डिजिटल करेंसी है, उसका कुछ काम क्रिस्प में हो रहा है। हम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, पहले फार्मर्स को, मुख्यमंत्री जी ने वो बहुत अच्छा काम किया है। पहले आपको जो चिट्ठी में नाम आए उसी को सब्सिडी मिलती थी या उसी को अब ट्रैक्टर मिलता था। हमने एक पोर्टल ऐसा डिजाइन किया, वो एल्गोरिथम बेस्ड है, वो लॉटरी लगती है, उसमें जो गरीब है उसको ही मिल रहा है, तो ऐसे 10-12 लाख लोगों को मिल रहा है। तो ये भी मेक इन इंडिया का उदाहरण है। अभी हम इथोपियन एयरलाइंस है, श्रीलंका गवर्नमेंट है, जर्मन सरकार है, ये सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिस हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का एग्रीकल्चर जो पोर्टल है, जो बोगस सीड्स आ रही है, उसका रेक्टिफिकेशन, उसका डिटेक्शन, वो कहाँ पे भी उसका सप्लाई ट्रैक मिस ना हो, वो काम हम लोग कर रहे हैं। अभी काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है मॉर्फिंग में, या पीडीएफ लोग मॉर्फ करके डुप्लीकेट मार्कशीट दे रहे हैं, डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ अभी काम कर रहे हैं, 5 लाख स्टूडेंट्स का पूरा डेटा हम डिजिटल बना रहे हैं। अगर वो आप उसके किसी को, वो स्टूडेंट या हरियाणा गवर्नमेंट को कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे, तो 1 सेकेंड में ब्लॉकचेन जो आधुनिक तकनीक आई है, उसके माध्यम से 1 सेकेंड में पता चलेगा कि वो आधुनिक है, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। अभी हम डिफेंस के 450 अधिकारियों की ट्रेनिंग कर रही है। ये लोग अब्रॉड जाते थे। अच्छा, ये यहाँ पे हो रहा है। और हमारे एग्जैक्टली जो जनजाति समाज से लोग आते हैं, उनका क्राफ्ट विलेज हमने बैतूल में बनाया है। जरी जरदोजी है, आपका जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसका हमने यहाँ सेंटर बनाया है, जो गांव की महिलाएं कर रही है। जो मूर्तिकार छोटा घड़ा 250-100 रुपए में बेचता था, वो मूर्तियां बना रहा है, उसकी मूर्ति 2-2.5 हजार में बन रही है एक दिन में। तो मुझे लगता है कि क्रिस्प एक छोटा सा आत्मनिर्भर का मॉडल बना है, जो 11 सेक्टर में काम कर।
हमारे पास सोलार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। हमने मैकेनिक, आपने टू व्हीलर मैकेनिक लड़की देखी है कभी, गर्ल देखी है? हमने 40 गर्ल्स को बनाया और कई प्रयोग हो रहे हैं। अभी हम डिफेंस में काम कर रहे हैं, डिफेंस के 12-13 सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं अक्रॉस ऑल विंग्स। हम न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, जो पनडुब्बी बोलते हैं, उसके टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट की ट्रेनिंग क्रिस्प में हो रही है। तो यही आत्मनिर्भर है। 2013 में सर जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तब मेजर ट्रेनिंग हमने क्रिस्प से करी थी, जी ऑटोमेशन में करी थी। जी सर उस समय मतलब इतना नहीं था। जी अभी जो चीजें आपने बताई हैं सर, वो तो मतलब पिछले 8-10 सालों में बहुत बहुत सारी चीजें अब तो आगे बढ़ गई हैं। सर ये आप ही कर रहे हैं या एक साझा प्रयास चल रहा है और दूसरे लोग आपके साथ लगे हुए हैं? क्रिस्प कर रहा है। हाँ। और मैं यहाँ रहता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ, क्रिस्प के बाहर जाता हूँ तो राष्ट्र सर्वोपरि बोलता हूँ। नहीं सर, हम क्रिस्प में मतलब जो ऑब्वियस सी बात है, हमें टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये टैलेंट हम बाहर से लेकर आ रहे हैं या यहाँ पे हम डेवलप करने का भी काम हमने कर रहे हैं? डेवलप किया है। अच्छा। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हमारे पास 250-300 लोग हैं और हमारे लोगों का ही बजट ट्रेनिंग का 2 लाख रुपए था साल का। 200 लोग 2 लाख में क्या पढ़ेंगे? तो हमने बढ़ा दिया। जो लोग यहाँ सीमित थे उनको मैं भेज रहा हूँ इंडस्ट्री में, जाओ पढ़ो समझो। और मुझे बहुत गर्व है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर था पहले, अभी तो अच्छा हो गया। मैं हमेशा एक बहुत बार बोलता था कि हमारे भले हथियार पुराने हैं लेकिन हमारे योद्धा जवान हैं। हमारे में लड़ने की स्पिरिट है। और आपको बहुत खुशी है कि हमें 1 रुपया ग्रांट सरकार से हम लोग नहीं लेते। हम खुद काम करते हैं, खुद कमाते हैं और खुद संस्था का ग्रोथ हुआ है। जब मैंने संस्था ली तो संस्था कर्जे में थी, बहुत ज्यादा कर्जा था संस्था में। अभी जितना कर्जा था उससे डबल हमारा टर्नओवर बढ़ा है। तो एक हम हासिल कर पाए, ये मेरे अकेले का क्रेडिट नहीं है, पूरे टीम का क्रेडिट है। और लोगों ने भी जी जान छौंक के इसको अच्छा बनाया है। और मुझे लग रहा है कि ये देश का, मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन काफी लोग आके मिलके कह रहे हैं कि ये देश की एक बेस्ट प्रैक्टिस बनी है, एक मॉडल सेट हुआ है। जैसे रोजगार का मॉडल देश को जरूरत थी, वो हमने मॉडल अभी यहाँ खड़ा किया, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मेरे अभी भी सबसे नम्र निवेदन है कि ये कोई बहुत श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है। अभी भी बुद्धिजीवी लोग देश में हैं, वो आए, हमें मार्गदर्शन करें और इसको और बेहतरीन बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो बातें आपने बताई हैं लिटरली ऐसी थी जो कि जानकर हर किसी को लगेगा कि हाँ हम वाकई में कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।